तो हमको पढ़ना था बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा हो तो उस केस को कैसे किया जाता है ना। देखिए, ऑब्लिक इंसिडेंस को अचीव करने का तरीका बेसिकली क्या है। एक और तरीके से भी ऑब्लिक इंसिडेंस अचीव किया जा सकता है। वो कैसे कि अगर जो आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसको आप स्लिट्स S1 और S2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पोजीशन पे रखते हैं। सिमेट्रिक पोजीशन नहीं, असिमेट्रिक पोजीशन पे रखते हैं, है ना। कैसे? ये S1 और S2 स्लिट्स हैं और यहाँ पर स्क्रीन हमने रखा हुआ है और सोर्स को मान लीजिए मैंने क्या किया, अ, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो मैंने d/2 डिस्टेंस पे रखने की जगह ऐसे रख दिया कि S1 से d/3 डिस्टेंस पर और S2 से 2d/3 डिस्टेंस सर परमिशन दो यहाँ। ना। हाँ बेटा, इस तरह से हमने सोर्स को रख दिया है और सोर्स और स्लिट्स के बीच में भी डिस्टेंस कैपिटल D है और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस कैपिटल D है। तो अब हमें पता करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। कुछ पार्ट इसका उड़ गया। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा किस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों? Δ x0। Δx0, पाथ डिफरेंस 0, है ना, या फेज डिफरेंस 0। तो क्या इसको पता कर सकते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों क्या है,
हम क्या करते हैं, S1 और S2 से बराबर बराबर डिस्टेंस, मतलब d/2 डिस्टेंस वाला कोई पॉइंट लेते हैं। उस पॉइंट के ठीक सामने स्क्रीन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं कितना, O। अब इस O पॉइंट के रेफरेंस में अपन पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि ये स्लिट पर पहुंचते पहुंचते कितना पाथ डिफरेंस S1 और S2 के बीच में आ चुका। S1 और S2 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है। है ना, परपेंडिकुलर वाले तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या देखो डायरेक्टली हम y/d वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते है ना। y/d वाले फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखिए, मतलब आप इस चीज को उल्टे तरीके से इमेजिन कीजिए कि क्या है, S1 और S2 दो पॉइंट्स हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस d है, और आपको क्या करना है, यहां से S1 मतलब इनके रेस्पेक्ट में जो सिमेट्रिक पॉइंट है ना, S1 से d/3 डिस्टेंस नीचे। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिमेट्रिक वाला पॉइंट है, इससे d/6 डिस्टेंस ऊपर। S1 से d/3 डिस्टेंस नीचे, इसका मतलब इस सिमेट्रिक पॉइंट से d/6 डिस्टेंस ऊपर, क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस ही तो पता लगाना है। तो क्या हम यहाँ पर y/d फॉर्मूला यूज कर लें और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें d/6? तो ये वैल्यू d²/6d के बराबर होगी। सर रिपीट करो ना। भाई देखो, आप ऐसे देखो, जो हमारा y/d वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y/d वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, इनका मिड पॉइंट, वहां से अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो स्क्रीन पर एक पॉइंट मेरे को मिल जाता है O। यहां से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर जाता तो उस वाले पॉइंट पर S1 से उस पॉइंट को ज्वाइन किया और S2 से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना आ जाता? बोलिए भाई। y/d। y/d आता है y, दिस इज स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। क्या वही फॉर्मूला में, अच्छा क्या ये फर्क पड़ता है कि स्क्रीन S1 S2 के राइट में है या स्क्रीन लेफ्ट में है? S1 S2 के लेफ्ट में अगर स्क्रीन होती और ऐसा ही कोई पॉइंट यहां पर ले लेते हम, तो क्या फिर से फॉर्मूला वही नहीं अप्लाई कर सकते थे, y/d वाला फॉर्मूला? हाँ सर। नहीं, फिर से फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कर सकते थे, y/d। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने,
देखो मैंने क्या किया, S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस D है, तो मैंने एक सिमेट्रिक पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट है, इस वाली डिस्टेंस को D/2 बोल रहे हैं। और इस सिमेट्रिक पॉइंट के ठीक सामने स्क्रीन पर एक पॉइंट मैंने ले लिया O, है ना। अब हमें जो सोर्स रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, S1 से D/3 डिस्टेंस नीचे रखा हुआ है। अगर S1 से D/3 डिस्टेंस नीचे है, इसका मतलब O से D/6 डिस्टेंस ऊपर हो गया कि नहीं। हाँ सर। तो ये जो D/6 है, ये Y की वैल्यू आ गई ना। D/6 क्या हो गया आपका, Y। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y स्मॉल d बाई कैपिटल D। बोलिए बेटा, है ना। सर ऐसे ही हम S2 से भी D/3 डिस्टेंस लेके कर सकते हैं। और क्या क्या बोल रहे हो बेटा। जैसे S1 से D/6 नीचे लिया है, वैसे S2 से D/3 ऊपर लेके कर सकते हैं। S2 से नहीं, हमें हमें देखो, ये सोर्स की पोजीशन तो आपको गिवन है ना, ओके तो समझा। इसको थोड़ी अपने हिसाब से चेंज करोगे आप, ये तो फिक्स है ना। तो ये हमें दिया हुआ है S1 से D/3 डिस्टेंस नीचे पे सोर्स रखा हुआ है, तो उसको थोड़ी अपन चेंज करेंगे, वो तो क्वेश्चन का पार्ट समझा सर। है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो S2 का पाथ जो है वो S1 से ऑलरेडी बड़ा है। पाथ ऑफ S2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन पाथ ऑफ S1। अब हमें क्या करना है, जीरो पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट पता करना है। तो नेट पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए। तो अब ये बताओ, वो O पॉइंट के ऊपर होगा वो वाला पॉइंट या O पॉइंट के नीचे हो। नीचे होगा, है ना। क्योंकि इस स्लिट के पहले तक कहां से ज्यादा पाथ ट्रेवल कर लिया है रे ने, S2 में ज्यादा पाथ ट्रेवल कर लिया है। तो अब हमें S1 के पाथ को बढ़ाना पड़ेगा। O पॉइंट पे दोनों का पाथ लेंथ बराबर होता है, O के ऊपर जाते हैं तो S2 का बढ़ जाता है, हमें S2 का कम करना है, S1 का बढ़ाना है, तो O से नीचे जाना पड़ेगा। तो O से हम ऐसा करें, Y डिस्टेंस नीचे चले जाते हैं, O से Y डिस्टेंस नीचे चले जाते हैं, तो S1 से आने वाली रे कुछ इस तरह से पहुंचेगी, S2 से आने वाली रे ऐसे पहुंचेगी। S1 का पाथ S2 से बड़ा हो जाएगा। तो एट डिस्टेंस Y बिलो द पॉइंट O, एट डिस्टेंस Y बिलो द पॉइंट O, नेट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटे, नेट पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पहले पाथ S2 का बड़ा था तो उसको अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो वो था D²/60 माइनस, अब किसका बड़ा है, अब S1 का बड़ा है इसलिए माइनस लिख देंगे, तो YD/कैपिटल D। बोलिए डी tan थीटा यूज करेंगे। डी tan थीटा यूज करना चाहिए ना। D tan थीटा यूज करना चाहिए क्या। देखो यहां पर आप ऐसे देखो ना यार, कि क्या है, ये जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रखा हुआ है ना, मतलब इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखने से यहाँ पर पार्ट डिफरेंस में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो इधर भी आपको ज्यादा ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, इस सोर्स को अपन इस कैपिटल डी के कंपेरेबल डिस्टेंस ऊपर या नीचे ले जाते, तो फिर अपन वो D sin थीटा वाला तरीका अपनाते। समझ में आती है बात बच्चों। यस सर। मतलब अगर हम ऐसा कर देते कि इसको ना कैपिटल डी के कंपेरेबल डिस्टेंस ऊपर या नीचे ले जाते, तो सोचने की बात थी। अभी तो क्या है, आपने स्मॉल D/3 तो ऊपर नीचे लेकर के गए हो,
तो स्मॉल d/3 लेकर के गए हो तो यहाँ भी क्या है, तो उसके कंपेरेबली डिस्टेंस आने वाली है। इनफैक्ट d/6 ही आ जाएगा। डेल्टा x नेट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, d²/6d बराबर हो जाना चाहिए y/d के। तो d/D से d/D कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटे, d/6। उधर d/6 जो था वो O पॉइंट से ऊपर था, इधर d/6 O पॉइंट के नीचे चले जाओ। देखो सिमेट्रिक फिगर है ना, यहाँ पे भी डिस्टेंस कैपिटल D है, वहां भी डिस्टेंस कैपिटल D है। तो जितना डिस्टेंस इधर O पॉइंट से ऊपर है सोर्स, उधर आप O पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस नीचे चले जाओ। तो पहले क्या था, पहले S2 का पाथ बड़ा था, नीचे चले जाओगे तो S1 का पाथ बड़ा हो जाएगा, तो एग्जैक्ट कॉम्पनसेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसको हटा दें। Yes, sir. हाँ बेटे, Yes, sir. हटा दें, इसको हटा दें, रब कर दें। हाँ सर। सर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा x 0 होना जरूरी है ना, मतलब डेल्टा 5 तो और भी पॉइंट्स पे 0 होता है। नहीं, डेल्टा फाई कहाँ 0 होता, डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। हाँ सर सॉरी, वो cos डेल्टा 5 0 हो सकता है। हाँ, कॉस डेल्टा फाई 0 वो अलग। अब देखिए हम एक बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिक पाथ। सो ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है बोर्ड। ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिक पाथ। देखो बेटा ये क्या होता है, आप ऐसे सोचिए कि दो लाइट रेज हैं, सेम वेवलेंथ की हैं और सेम फेज में वो यहाँ पे हैं। एट दिस पोजीशन दे आर इन सेम फेज। दोनों एयर में चलती हैं पहले, फिर उसके बाद जो अपर रे है वो टी थिकनेस ग्लास में चलती है और जो लोअर रे है वो तो एयर में ही चलती रहती। अब हमें ये पता लगाना है कि जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेंगी तो क्या यहाँ पर भी दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा,
और स्टिल दे विल बी इन सेम फेज। ये हमें सोचना। अब देखो पाथ ट्रेवल करने से फेज डिफरेंस क्यों आता है? बेसिकली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव की इक्वेशन अपन इस तरह से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ई को लिख देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिख देते हैं। अब वेयर व्हाट इज के इज 2 पाई बाय लैम्डा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या है देखिए, टू पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये ऐसा। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्या ये फेज पूरा चेंज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? एज वेव प्रोग्रेसेस इट्स फेज चेंजेस। क्या ये बात बोल सकते हैं? मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे वेव का फेज अलग अलग होता है। कुछ पोजीशन, कुछ पॉइंट अपने ऑसिलेशन के मैक्सिमा पे होते हैं, कुछ मिनिमा पे होते हैं, कुछ मीन पोजीशन पे होते हैं और बढ़ने वाले होते हैं, कुछ मीन पोजीशन पे होते हैं और कम होने वाले होते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग फेज में हो सकते हैं, और वो फेज में जो डिफरेंस आता है वो इस पोजीशन के साथ जो फेज में डिफरेंस आता है वो इस टर्म की वजह से आता है। चेंज इन फेज ड्यू टू पोजीशन अकर्स ड्यू टू दिस टर्म। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। इसीलिए अपन लिखते हैं कि क्या है, मान लो आपके पास दो वेव्स हैं, एक वेव ने मान लो यहां तक वो दोनों सेम फेज में थी, S1 और S2 तक सेम फेज में थी। S1 से P पॉइंट तक वेव चली, उसने x1 डिस्टेंस चला। S2 से P पॉइंट तक वेव चली तो उसने x2 डिस्टेंस चला। तो P पॉइंट में जो फेज डिफरेंस अपन लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, मतलब P पॉइंट पर वेव 1 का फेज आप लिखोगे तो आएगा 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1, और दूसरी वेव का फेज लिखेंगे तो वो आएगा 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2। इसको वेव 1 का फेज कह दो, इसको वेव 2 का फेज कह दो, और इन दोनों फेजेस में जब आप डिफरेंस पता लगाओगे, मान लो φ1 माइनस φ2 ही आप कर रहे हो, तो वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 के बराबर आ जाएगा ना बच्चों? है ना? अब देखिए, हम इस वाली वेव और इस वाली वेव को बात कर रहे हैं। हमने कहा यार यहां और यहां तक दोनों का फेज सेम है। अब ऊपर वाली वेव ने टी डिस्टेंस चला ग्लास के अंदर, नीचे वाली वेव ने टी डिस्टेंस चला लेकिन उसने चला एयर के अंदर। देखो ज्योमेट्रिकली यहां तक दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया ना, इस वाले पॉइंट पर। सिर्फ अगर ज्योमेट्रिक तरीके से अपन देखें तो इसने भी टी पाथ ट्रेवल किया और नीचे वाली ने भी टी पाथ ट्रेवल किया, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा बच्चे? यस सर। आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वेव का जब मैं लिखूंगा तो उसके लिए क्या लिखूंगा, ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ ग्लास इंटू थिकनेस। और नीचे वाली वेव के लिए जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इन एयर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो क्या देखो ये दोनों का फेज अलग अलग लगने लग गया है आपको कि नहीं लगने लग गया? दोनों का फेज अलग अलग आने लग गया है। मतलब अगर हम
phi1 माइनस phi2 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ ग्लास इंटू टी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? या phi2 माइनस phi1 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ ग्लास इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर इंटू टी। और लैम्डा ऑफ ग्लास को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 इंटू टी। ये वैल्यू ऐसी बोलिए भाई। सर यहाँ ऊपर दिखा क्या रहा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम बस दिखा रहा है 8 मिनट बचा सिर्फ। हाँ हाँ, वो अभी रिस्टार्ट कर लेंगे यार, आज इसका लाइसेंस रिन्यू करवाना है। तो देखो क्या इतना फेस डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ गया है कि नहीं आ गया है? ये जो और ये जो क्वांटिटी है ना, इसको आप डेल्टा एक्स की तरह से समझ सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना आया है इनके बीच में, म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 इंटू टी। इतना पाथ डिफरेंस इनके बीच में आया। पाथ डिफरेंस कितना आया है म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 इंटू टी। इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो तो ये क्या लिखा हुआ है म्यू ऑफ ग्लास इंटू टी माइनस टी। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या? मतलब जो पाथ लेंथ ग्लास में किसी वेव ने ट्रेवल करी है वो आपको ज्योमेट्रिकली लग रहा है कि उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, लेकिन ऑप्टिकली स्पीकिंग वो टी डिस्टेंस जो है वो एयर की म्यू टी लेंथ के बराबर। टी डिस्टेंस इन ग्लास is equivalent to optically it is equivalent to mu t distance traveled in air। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? Yes. T distance traveled in glass is optically equal to mu t length covered in air। ग्लास में t डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना फेज चेंज आता है उतना फेज चेंज लाने के लिए एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि एयर में उसने म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी का पाथ ट्रेवल कर दिया है। तो बेसिकली ये जो ग्लास के टी पाथ को आप ऐसा भी मान सकते हो कि एयर में म्यू टी पाथ ट्रेवल हुआ है और नीचे वाली रे ने तो ग्लास एयर में टी ट्रेवल किया ही है। तो इनके बीच में जो एयर में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, एयर का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा म्यू टी माइनस टी या म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. ओके, ये नोट कर लिया सबने? नो सर।
तो म्यूटी माइनस टी वाला मतलब बोल कैसे रहे हैं, मतलब हम क्या देख के बोल रहे हो स्टेटमेंट? वो ये हमने किया ना बेटा, क्योंकि देखो फेज डिफरेंस ऐसा आ रहा है ना, फेज डिफरेंस ऐसा आ रहा है, इतना फेज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। इन दोनों रेस के बीच में इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना। तो मैंने क्या किया, जो लैम्डा ऑफ ग्लास था उसको लैम्डा ऑफ एयर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। हाँ। और 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ एयर कॉमन लिया, मेरे को ये मिल गया। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। अगर मान लो मेरे पास दो रेज होती, एक रे एयर में म्यूटी लेंथ ट्रेवल करती है ना, और दूसरी लेंथ जो है, दूसरी रे जो है वो एयर में टी लेंथ ट्रेवल करती, और इन दोनों के बीच में अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखता, एक रे जिसने एयर में कितना ट्रेवल किया है म्यू टी, दूसरी है उसने एयर में कितना ट्रेवल किया है टी, तो इन दोनों के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस लिखते तो क्या वो उतना ही आता जितना इन दोनों के बीच में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई क्या है, जो आपको ज्योमेट्रिकली टी पाथ लेंथ दिख रहा है वो ऑप्टिकली म्यू टी के इक्विवेलेंट है, अगर वो टी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में लाइट रे ने कवर किया है तो। मतलब वो उतना डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो फेज में डिफरेंस आएगा ना, उतना डिस्टेंस ग्लास में कवर करने की वजह से जो फेज में डिफरेंस आएगा, वो फेज डिफरेंस ऐसा आएगा एज इफ रे हैज कवर्ड म्यूटी डिस्टेंस इन एयर, as if ray has covered mu t distance in air. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो जो आपको दिखाई दे रहा है उसको तो बोलते हैं ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ, और उस पाथ को जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आपके पास आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना। अब देखो ये आपने क्या किया, ग्लास का इक्विवेलेंट पता किया कहां पर, एयर में। ग्लास का इक्विवेलेंट पता किया है कहां पर, एयर में। अगर मान लो ग्लास का इक्विवेलेंट वाटर में पता करना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए क्या है कि एयर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वाटर, एयर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो ये तो ग्लास है, इसका तो थिकनेस टी है, और यहाँ पर आसपास क्या है, ये वाटर। और दो रे ट्रेवल कर रही हैं, एक ऐसे निकली है एक ऐसे निकली। क्या इन दोनों के बीच में यहां तक आते आते अगर यहां पर फेज डिफरेंस 0 था, तो क्या इस पॉइंट तक आते आते कुछ फेज डिफरेंस हो जाएगा, यस। है ना। देखो अगर उसको आप मतलब वो पूरी वेव की इक्वेशन लिख के करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, या जो हमने पाथ लेंथ वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, एक एक मीडियम के पाथ को दूसरे मीडियम में कन्वर्ट करना, वैसे भी कर सकते हो, है ना। देखो डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ।